डियर स्टूडेंट्स, आज हम एक बहुत ही अच्छे थॉट के साथ इस चैप्टर की शुरुआत करने वाले हैं कि न झुकने दिया तिरंगे को, न युद्ध इन्होंने हारे हैं। भारत माता के इन वीरों ने दुश्मनों को चुन चुन के मारे हैं। हेलो दोस्तों, द मिशन डेवलपमेंट एकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत है। आई एम योर ऑरेटर और गदा बैच के अंदर आज हम डिस्कस करेंगे काइंड्स ऑफ प्रोनाउन के बारे में कि प्रोनाउन एक्चुअल में क्या होता है। इसको बहुत ही अच्छी तरीके से हम समझने वाले हैं। सबसे पहले हम हमेशा की तरह सिलेबस को देखेंगे कि सिलेबस के अंदर कितना पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया है और कितना पार्ट अभी कंप्लीट करना बाकी है। तो चलिए हम इंग्लिश के सिलेबस को देखते हैं और आपको पता है कि इस सिलेबस के अंदर हमने बहुत सारी चीज़ों को कवर करे हैं, चाहे वो कॉम्प्रहेंशन पैसेजेस हो, प्रीपोजिशन हो, आर्टिकल हो, वोकैब हो, वर्ब एंड टाइप्स हो, कंफ्यूजिंग वर्ड्स हो, क्वेश्चन टैग्स हो, टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस की बात हो या फिर बात हो टेंसेस की। इसके अलावा नाउन्स को बहुत अच्छी तरीके से हमने डिस्कस किया है और आज हम डिस्कस करेंगे काइंड्स ऑफ प्रोनाउन के बारे में, यानी कि प्रोनाउन के टाइप्स के बारे में। इसके अलावा आने वाले जो वीडियो लेक्चर्स हैं उन वीडियो लेक्चर्स के अंदर हम डिस्कस करेंगे करेक्ट स्पेलिंग के बारे में, ऑर्डरिंग के बारे में, जो वर्ड्स हैं सेंटेंस का फॉर्मेशन कैसे होता है उनके बारे में डिस्कस करेंगे और साथ साथ आने वाले वीडियो लेक्चर्स में हम इन सारे टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं जो आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले हम समझने की कोशिश करेंगे कि प्रोनाउन एक्चुअल में क्या होता है। उसके बाद बारी आती है टाइप्स ऑफ प्रोनाउन को समझने की। तो देखिए प्रोनाउन का मतलब क्या होता है। प्रोनाउन का एक बहुत ही सिंपल मतलब है कि जो नाउन को रिप्लेस करे वो प्रोनाउन होता है। इसको एक स्टोरी से मैं समझाता हूं। मान लीजिए कि मैं आपको कुछ इस तरीके से बुला रहा हूं कि रमेश एक अच्छा लड़का है, रमेश मेरे पास ट्यूशन पढ़ता है, रमेश सैनिक स्कूल की तैयारी कर रहा है, रमेश के पिछले टेस्ट में बहुत अच्छे मार्क्स आए हैं। बार बार मैं एक ही नाम को रिपीट कर रहा हूं, दैट इज रमेश। राइट, अब स्टोरी को कुछ इस तरीके से बोलना हूं कि रमेश एक अच्छा लड़का है जिसने पिछले टेस्ट में बहुत अच्छा स्कोर किया है, वो मेरे पास ट्यूशन आता है। तो मैं क्या यूज कर रहा हूं, मैं यूज कर रहा हूं वह, मैं यूज कर रहा हूं वो। तो ये किसको रिप्लेस कर रहे हैं, ये रमेश को ही तो रिप्लेस कर रहे हैं। यानी कि जो नाउन को रिप्लेस करता है उसको हम प्रोनाउन कहते हैं। तो प्रोनाउन आर दोज वर्ड्स विच यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। तो बहुत सिंपल डेफिनेशन आपने अपने स्कूल में भी पढ़ी होगी प्रोनाउन की, कि प्रोनाउन आर दोज वर्ड्स विच यूज्ड इन अ प्लेस ऑफ नाउन। यानी कि नाउन के जगह पे जो वर्ड्स यूज होते हैं उन्हें हम प्रोनाउन कहते हैं। और आपको पता है कि प्रोनाउन में कौन कौन से वर्ड आते हैं। जैसे आई आता, आई का मतलब होता है मैं, क्या होता है मैं। इसी तरीके से आता है ही का मतलब होता है वह। राइट, इसी तरीके से शी का मतलब भी होता है वह। राइट, ये बॉयज के लिए यूज किया जाता है और ये यूज किया जाता है गर्ल्स के लिए। राइट, और इसी तरीके से एक मीनिंग होती है दे। राइट, और दे का मतलब होता है वे लोग। राइट, इसी तरीके से होता है आई वी का मतलब क्या होता है हम। राइट, यू का मतलब होता है आप। राइट, यू का मतलब होता है आप या फिर तुम। हम दोनों ही वर्ड्स को यूज करते हैं। तो ये सारे वर्ड्स किसकी जगह पे यूज करे जाते हैं, ये यूज करे जाते हैं नाउन की रिपीटेशन को कम करने के लिए। तो जो नाउन को रिप्लेस करता है वही तो प्रोनाउन कहलाता है। लेकिन हम केवल प्रोनाउन के बारे में नहीं पढ़ने वाले हैं, हम ये भी पढ़ने वाले हैं कि प्रोनाउन के कितने टाइप्स होते हैं। देखिए अब इस मुद्दे पे बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं। जब आप अलग अलग बुक्स पढ़ेंगे ना, तो कहीं प्रोनाउन के 6 टाइप्स दिखेंगे, कहीं 10 दिखेंगे, कहीं कहीं तो 12 बता दिए हैं। लेकिन अगर मैं बेसिक्स प्रोनाउंस की बात करूं जहां पे लगभग पूरे प्रोनाउंस कवर हो जाते हैं, वो 8 टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं, वो 8 टाइप्स के होते हैं। जैसे प्रोनाउन में 5 टाइप्स होते हैं ना, वैसे प्रोनाउन में 8 टाइप्स होते हैं। और इस इन 8 टाइप्स में आप बेसिकली सारे प्रोनाउंस को लगभग आप कवर कर लोगे। राइट, तो आपको फोकस करना है प्रोनाउन के टाइप्स पे और उसके बाद आप सेंटेंसेस को मैं समझाऊंगा कि कहां पे किस तरीके से कौन सा प्रोनाउन यूज किया जा रहा है। तो सबसे पहले प्रोनाउन के टाइप्स आपको याद रखने हैं। याद नहीं होंगे तो इसका भी एक सिंपल ट्रिक्स हम ढूंढने वाले हैं। जैसे नाउन में हमने ढूंढा था ना, मैप के आगे पीछे 2 चोर, एक चाइना और एक पाकिस्तान। तो हमने मैप के एक आगे भी सी रखा था और पीछे भी सी। इस तरीके से प्रोनाउन जो नाउन के 5 टाइप्स हैं वो कवर हो गए थे। तो आप कमेंट में आप ये बताइएगा कि मैप
कि आगे एक सी और एक पीछे सी, राइट। तो क्या क्या हमारे प्रोनाउन के टाइप्स बन रहे हैं, आप इजीली उसको समझ पाएंगे। तो प्रोनाउन को भी हम उसी तरीके से याद करने वाले हैं। इसको आप एक स्टोरी की तरह समझ सकते हैं कि प्रिय दीदी, क्या, प्रिय दीदी, एक हमारे एक रिलेटिव में एक दीदी है जिसको मैं कहता हूं प्रिय दीदी, एक रिलेटिव में है। तो प्रिय दीदी, तो प्री, राइट, और दीदी वर्ड्स आप याद रख लो, DIDI आप टाइप करते हो व्हाट्सएप में, और रिलेशन यानी कि रिलेटिव में है। एक प्रिय दीदी हमारे रिलेटिव में है जिनको मैं दीदी कहता हूं, बहुत ही प्रिय है वो, राइट। तो प्रिय दीदी और R फॉर रिलेटिव। तो आप कैसे उनको याद रख सकते हो और इनके टाइप्स को, चलिए डिटेल्ड में समझते हैं। तो पहला है पी, और पी का मतलब होता है पर्सनल प्रोनाउन, राइट। पी का क्या मतलब होता है, पर्सनल प्रोनाउन। इसी तरीके से आर, आर जो वर्ड है ना, आप इसको रिलेट कर सकते हो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन से। देखिए आप कभी नहीं भूलोगे जो मैंने वर्ड बताए, PRE, और ई फॉर होता है एम्फेटिक प्रोनाउन। इसी तरीके से दी पे आते हैं, तो दो डी है दो आई है। तो पहला जो डी है वो डेमोन्स्ट्रेटिव को बता रहा है। अब डेमोन्स्ट्रेटिव क्या होता है अभी हम आगे भी पढ़ेंगे। और इसके अलावा अगर मैं बताऊं, इनडेफिनिट DI, और फिर एक और है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, और इसके साथ जो दूसरा आई है वो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के बारे में बता रहा है। और इसके साथ साथ जो 8 टाइप्स है जो रिलेटिव प्रोनाउन है उसको भी हम समझेंगे कि रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है। तो आप ये पूरे प्रोनाउन के टाइप्स को देख पा रहे होंगे, पर्सनल प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, एम्फेटिक प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, इंडेफिनिट प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, इंट्रोगेटिव और रिलेटिव प्रोनाउन, ये पूरे 8 टाइप्स हैं। और आप पहले वर्ड्स को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो प्रिय, दीदी, रिलेटिव, आपको समझ आ रही होगी पूरी हिस्ट्री, पूरी कहानी आपको समझ आ रही होगी। प्रिय दीदी हिस्ट्री, प्रिय दीदी रिलेटिव में है, राइट। पूरी हिस्ट्री आपको समझ आ गई होगी स्टोरी की कि कैसे हम इनके टाइप्स को याद रख सकते हैं। टाइप को तो याद रख लिया, अब हम कैसे याद रखेंगे कि पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है, रिफ्लेक्सिव क्या होता है, एम्फेटिक क्या होता है, और डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होता है। तो सबसे पहले जिस चीज के बारे में हम समझने वाले हैं वो होने वाला है पर्सनल प्रोनाउन। तो याद से मेरे साथ आप नोट डाउन करते रहिएगा और बहुत आसानी से मैं पर्सनल प्रोनाउन को समझाने वाला हूं। देखिए पर्सनल प्रोनाउन का क्या मतलब होता है। पर्सनल प्रोनाउन का बहुत ही एक सिंपल सा मतलब है कि जिसमें हम पर्सनल पर्सनल किसी चीज को बिल्कुल पर्सन्स को बताते हैं। पर्सनल प्रोनाउन का सिंपल सा मतलब क्या है कि जिसमें हम पर्सन को बताते हैं, जिसमें किसमें बताते हैं हम, जिसमें हम पर्सन को बताते हैं वो पर्सनल प्रोनाउन होता है। और जो पर्सन होते हैं ना, पर्सन का मतलब होता है इंसान, जैसे कि आई हो गया, यू हो गया, वी हो गया, दे हो गया, वी हो गया, आवर हो गया, अस हो गया, माइन हो गया, ये सारे के सारे पर्सन होते हैं। तो इन पर्सन्स की 3 कैटेगरी होती है। इन पर्सन्स की कितनी कैटेगरी होती है, 3 कैटेगरी होती है। पहली कैटेगरी, दूसरी कैटेगरी और तीसरी कैटेगरी। अब ये क्या होता है, तो एक होता है हमारा फर्स्ट पर्सन, क्या होता है, एक होता है हमारा फर्स्ट पर्सन, दूसरा होता है हमारा सेकंड पर्सन, और तीसरा होता है हमारा थर्ड पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन ये पर्सनल प्रोनाउन के अंदर आते हैं। तो फर्स्ट पर्सन क्या होता है, जो बोलता है वो फर्स्ट पर्सन है। जो बोलता है वो कौन सा होता है, वो फर्स्ट पर्सन होता है। जो बोलता है, जिसके मुंह खुलते हैं वो फर्स्ट पर्सन होता है, राइट। जो बोलता है वो फर्स्ट पर्सन कहलाता है, जो बोलता है, राइट। इसी तरीके से जो सुन रहा होता है, जो सुनता है, जिसमें कान बना देता हूं मैं, जो बोलता है इसके मुंह बना देता हूं मैं ऐसे, जो सुनता है वो सेकंड पर्सन। और जिसके बारे में बात हो रही है, मतलब दो लोग मिल करके किसी तीसरे के बारे में बात कर रहे हैं, आपस में किसी तीसरे के बारे में बात कर रहे हैं, वो थर्ड पर्सन होता है। फर्स्ट पर्सन जो बोलता है, सेकंड पर्सन जो सुनता है, थर्ड पर्सन जिसके बारे में बात होती है। तो अब इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे कि फर्स्ट पर्सन क्या है, सेकंड पर्सन क्या है और थर्ड पर्सन क्या है। चलिए इसको कुछ इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि फर्स्ट पर्सन क्या होता है। सबसे पहले हम फर्स्ट पर्सन के बारे में समझते हैं कि फर्स्ट पर्सन का मतलब क्या। फर्स्ट पर्सन मतलब कहने वाला व्यक्ति। अब दो तरीके के ये पर्सन होंगे। पहला होगा जो सिंगुलर वर्ड में यूज होगा, तो कौन होगा सिंगुलर वर्ड में, और दूसरा होगा प्लूरल वर्ड में यूज होने वाला प्रोनाउन। तो फर्स्ट पर्सन में कौन होगा, आई होगा, जैसे मैं अभी बोल रहा हूं तो बोलने वाला हमेशा क्या होता है, फर्स्ट पर्सन होता है। मी हो सकता है कोई दूसरा बोल रहा है मैं सुन रहा हूं, या मी बोल रहा हूं मी हो सकता है, माय हो सकता है, माइन हो सकता है, ये फर्स्ट पर्सन के अंदर आएंगे, राइट। इसके अलावा अगर हम सब मिल करके कुछ बोल रहे हैं तो आप कह सकते हो कि वी होगा वहां पे,
आवो भी हो सकता है, राइट, और इसके अलावा अस भी हो सकता है, इसके अलावा बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, प्लूरल भी हो सकता है, सिंगुलर। ये फर्स्ट पर्सन की कैटेगरी होगी। जो बोलता है ना वो फर्स्ट पर्सन होता है, सिंपल सी बात है। जो बोलता है वो फर्स्ट पर्सन होगा, जो बोलता है ना वो फर्स्ट पर्सन होता है। जो सुनता है वो सेकंड पर्सन। अब सुनने वाले में से कौन कौन से सेकंड पर्सन होंगे, चलिए उसको भी हम ध्यान से समझ लेते हैं कि कौन सा सेकंड पर्सन होने वाला है। तो सेकंड पर्सन के बारे में अब हम चर्चा कर लेते हैं। सेकंड पर्सन कौन सा होगा? सेकंड पर्सन जो व्यक्ति हमारे सामने बैठा है, जैसे कि मैं बोल रहा हूं ना, आपको प्रोनाउन समझा रहा हूं, और आप लोग अपने मोबाइल फोन में, लैपटॉप में, कहीं भी आप अगर देख रहे हैं अपने फोन की स्क्रीन में, तो आप सुन रहे हैं। यू मतलब आप देख रहे हो, सुन रहे हो, मेरी बात को सुन रहे हो। यू आर द सेकेंड पर्सन, राइट। यू हो सकता है, योर हो सकता है, और योर्स हो सकता है। ये सारे के सारे सेकेंड पर्सन कहलाते हैं, और जिसके बारे में बात होती है, जो यहाँ पे नहीं होता है। अभी किसके बारे में बात हो रही है? सैनिक स्कूल के बारे में बात हो रही है, राइट। तो वो थर्ड पर्सन कहलाएगा, क्योंकि हम सैनिक स्कूल के बारे में बात कर रहे हैं, हम उसके बारे में बात कर रहे हैं। ही उसके बारे में बात कर रहे हैं, राइट। इट उसके बारे में हम बात कर रहे हैं, राइट। हिज उसके बारे में बात कर रहे हैं, हम प्रोनाउन के बारे में बात कर रहे हैं, राइट। हिम के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये सारे के सारे क्या होंगे? ये थर्ड पर्सन के एग्जाम्पल्स होंगे। तो आपको समझ आ गया होगा कि पर्सनल प्रोनाउन को बेसिकली तीन कैटेगरी के अंदर डिवाइड किया गया है। पहला होता है फर्स्ट पर्सन, दूसरा सेकंड पर्सन, तीसरा थर्ड पर्सन। और भी अगर आप प्रोनाउन को डिटेल्ड में पढ़ने की कोशिश करेंगे तो आपको चीजें और बेटर वे में समझ भी आ सकती हैं। जैसे इसके केस होते हैं। बेसिकली क्या होता है ना, इन पर्सन्स को केसेस में भी डिफाइन किया गया है, केस। तो एक होता है हमारा नॉमिनेटिव केस, दूसरा होता है ऑब्जेक्टिव केस, तीसरा होता है पॉसेसिव केस। पॉसेसिव का मतलब होता है अधिकार, राइट। नॉमिनेटिव में जैसे आई होता है, तो आई जब ऑब्जेक्टिव में जाता है तो मी होता है, और जब अपने अधिकार की बात करते हैं तो वो माइन हो जाता है। आई मतलब मैं, मी मतलब मेरा, और माइन मतलब ये मेरा ही अधिकार आ जाता है। तो नॉमिक पहला होता है सिंगुलर में, नॉमिनेटिव में आई, मी और वो माइन हो जाता है। इसी तरीके से अगर हम प्लुरल की बात करते हैं तो वी हो जाता है, वी का अस हो जाता है, हमें, राइट। और ये आवा हो जाता है अधिकार की जब हम बात करते हैं। इसी तरीके से यू जो रहता है, यू ही रहता है। और इसी तरीके से अगर हम थर्ड पर्सन के बारे में बात करते हैं तो वो ही होता है, ही का हिम होता है, और हिम का हिज होता है। तो ये अगर हम थर्ड केसेस में बात करते हैं तो ये हो जाता है हमारा ही, राइट, और ये हो जाता है आपका हिम, और फिर ये हो जाता है आपका हिज। तो इस तरीके से नॉमिनेटिव और ऑब्जेक्टिव और पॉसेसिव, नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस और पॉसेसिव केस, ये पूरे की पूरी जो चीजें होती हैं वो पर्सनल प्रोनाउन को डिफाइन करने के लिए होती हैं। तो आई होप कि आप समझ पाए होंगे कि पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है। ये आपको डाउट क्लियर हो गया होगा। एक बार और मैं क्लियर कर देता हूं। प्रोनाउन आर दोज वर्ड्स विच इज यूज्ड इन अ प्लेस ऑफ नाउन, दैट इज अ प्रोनाउन, राइट। अब इनके टाइप्स को समझने के लिए हमने आपको एक एग्जांपल दिया कि प्रिय दीदी एक रिलेटिव में है। तो पी फॉर पर्सनल प्रोनाउन जिसको हम पढ़ रहे हैं, जिसकी तीन कैटेगरी हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन जो बोलता है, सेकंड पर्सन जो सुनता है, और थर्ड पर्सन कौन सा होता है? जिसके बारे में बात होती है, वो थर्ड पर्सन कहलाता है। इसकी हमने कैटेगरी भी बता दी, एग्जांपल्स भी बता दिए। तो अब बारी है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को समझने की, कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन एक्चुअल में क्या होता है, कैसे हम समझ सकते हैं कि ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। तो इसको अब हम समझते हैं, कॉपी में आप भी नोट डाउन करना रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के बारे में। तो दूसरी जो चीज है वो है रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अब ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को आप कैसे समझेंगे? देखिए, इसमें ना कुछ एग्जांपल्स मैं दूंगा ताकि आपको चीजें समझ आएंगी, क्योंकि इससे मिलता जुलता ही आपको और भी प्रोनाउंस मिलेंगे जिसमें आपको कंफ्यूजन हो सकती है, चाहे वो इम्फेटिक ही क्यों ना हो। इम्फेटिक और रिफ्लेक्सिव में बहुत कंफ्यूजन होता है बच्चों को। तो रिफ्लेक्सिव और इम्फेटिक दोनों ही चीजें बताऊंगा। तो रिफ्लेक्सिव का मतलब क्या होता है इसको हम समझते हैं। जैसे पहला एक सेंटेंस में लिखता हूं, शी केम हियर herself, हर हर सेल्फ, राइट। इसी तरीके से आई मीट हिम, आई आई मीट हिम, राइट। आई मेट हिम, मैं मिला, माई सेल्फ, माई सेल्फ खुद से मिला, राइट। इसी तरीके से दे इंजॉय देम सेल्फ एक और सेंटेंस हो सकता है, दे इंजॉयड
themselves, 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 selves, राइट, selves। अब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है, इसको हम समझते हैं कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन एक्चुअल में क्या होता है, कैसे आप इन चीजों को समझ सकते हैं। देखिए, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का बहुत एक सिंपल सा मीनिंग होता है। वो क्या होता है उसको मैं आपको बताता हूं डिफाइन करके, कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ऐसा प्रोनाउन जिससे सब्जेक्ट जो काम करता है ना, उसके द्वारा किए गए काम का इफेक्ट स्वयं सब्जेक्ट पे पड़ता है। सी का इस इफेक्ट किस पे पड़ रहा है, हर सेल्फ, उसके ऊपर पड़ता है और अन्य किसी पर नहीं पड़ता, उसे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। या किसी भी पर्सनल प्रोनाउन के जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उसमें आप कह सकते हो कि सेल्फ लगा होता है। पहचानने का तरीका है, या तो सेल्फ लगा होगा या फिर देम सेल्फ लगा होगा। तो इस तरीके से आप रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को पहचान सकते हैं कि इससे क्या होता है ना, सब्जेक्ट के द्वारा जो काम किया जाता है उसका इफेक्ट स्वयं सब्जेक्ट पर पड़ता है। जैसे सी केम हेयर हर सेल्फ, उसी के द्वारा आई, आई मेट हिम माई सेल्फ में मिला, अपने द्वारा मिला, तो इसका इफेक्ट सब्जेक्ट पे स्वयं पड़ रहा है, स्वयं सब्जेक्ट पे ही पड़ता है, किसी और पे नहीं पड़ रहा। आई पे इफेक्ट पड़ रहा है, हर पे, सी पे पड़ रहा है, दे पे पड़ रहा है, इनका इफेक्ट इस पे पड़ रहा है, माई सेल्फ का इफेक्ट इस पे पड़ रहा है, देम सेल्फ का इफेक्ट इस पे पड़ रहा है। तो उसको हम कहते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। जिस प्रोनाउन से ये पता चले कि सब्जेक्ट द्वारा जो भी काम किया गया है, सब्जेक्ट का जो वर्क है, उसका जो इफेक्ट है, उसका जो इफेक्ट है उसके ऊपर उसका इफेक्ट पड़ता है। और ऑब्जेक्ट वाले में आप कह सकते हो कि इसके ऑब्जेक्ट में जो होता है, सब्जेक्ट के पास में नहीं होता है, वो ऑब्जेक्ट वाली जगह पे होता है। कहां पे होता है, ऑब्जेक्ट वाली जगह पे होता है। उसको हम कहते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, यानी कि ये माई सेल्फ दूर रहता है। सी हर सेल्फ नहीं होता है, आई माई सेल्फ नहीं होता है। अगर आई माई सेल्फ होता तब तो फिर चीजें दिक्कत वाली हो जाती, बताऊंगा, वो फिर इम्फेटिक हो जाता। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो रिफ्लेक्सिव भी आपको समझ आ चुका होगा कि ऐसा प्रोनाउन जिसके द्वारा अगर कोई भी काम किया गया है उसका इफेक्ट उसके सब्जेक्ट्स पे आता है, और इसको पहचानने का तरीका यह है कि सेल्फ लगा होता है ऑब्जेक्ट वाली जगहों पे या फिर सेल्व्स लगा होता है। अब इम्फेटिक प्रोनाउन पे आ जाते हैं। इम्फेटिक का सीधे सा मतलब होता है आप अपना अधिकार जमा रहे हो, कहीं कहीं से पोसेसिव प्रोनाउन भी कहा जाता है, तो आपको कंफ्यूजन नहीं होता होना है। इम्फेटिक का मतलब अधिकार की बात आप कर रहे होते हैं, और कहीं कहीं इम्फेटिक और रिफ्लेक्सिव को पोसेसिव को मिक्स कर दिया जाता है अलग अलग बुक्स में। तो इम्फेटिक का मतलब क्या होता है, इसको भी ऐसा जिसपे किसी सब्जेक्ट पर, किसी व्यक्ति पर उस पे बल देने के लिए यूज किया जाता है, उस पे अपना प्रभाव जमाने के लिए यूज करा जाता है, दैट इज अ एम्फेटिक प्रोनाउन। तो इसको भी हम एग्जाम्पल से समझने वाले हैं, जो कि होने वाला है एम्फेटिक प्रोनाउन। अब देखिए इसको कैसे आप समझेंगे। आई आई माई सेल्फ मेट हिम, अब एक सेंटेंस में यहाँ पे अलग वही वाला सेंटेंस लिख रहा हूं, आई माई सेल्फ। अब देखिए, अब सब्जेक्ट के जस्ट पास में अधिकार, उस पर बल देने के लिए, उस पर बल देने के लिए, उस पर इफेक्ट छोड़ने के लिए मैंने ये जो माई सेल्फ है उसको ऑब्जेक्ट की जगह पे नहीं रखा, सब्जेक्ट के जस्ट पास में रखा, तो ये एम्फेटिक होता है, आई माई सेल्फ मेट हिम, मेट हिम। इसी तरीके से एक और सेंटेंस में लिखता हूं, आपको समझ आएगा। सी सी हर सेल्फ, सी हर सेल्फ केम हियर, केम हियर, तो आपको समझ आ रहा है हर सेल्फ है यहाँ पे, ठीक सब्जेक्ट के बाद में, तो ये इम्फेटिक होगा। बहुत सिंपल है। जो रिफ्लेक्सिव में उसके इफेक्ट ऊपर आ रहा था, लेकिन यहाँ पे हम उसको इम्फेटिक बनाने के लिए, उसको पोसेसिव बनाने के लिए उसके पास में हम यूज करते हैं। ऐसे आप इम्फेटिक को समझ सकते हैं। बहुत कंफ्यूजन होगा, क्वेश्चंस भी आएंगे, इजीली आप उन क्वेश्चंस को डील कर पाएंगे और समझ भी पाएंगे। आगे बढ़ते हैं, और अब हम बात करते हैं अपने फोर्थ वाले क्वेश्चन के बारे में, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। अब डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन बहुत सिंपल है यार, ऐसे एक्सप्लेन कर दूं। आप अपनी क्लास के अंदर जाते हैं तो मैडम आपसे बोलती हैं कि ये ब्लैक बोर्ड है, राइट, ये कोई ब्लैक बोर्ड है, ये व्हाइट बोर्ड, डेमोन्स्ट्रेट करके बताते हैं। उसमें क्या होता है, आपको डेमोन्स्ट्रेट किया जाता है, दिस इज माई पेंसिल, दैट इज योर वॉच, these आर योर बुक्स, दोज आर रॉक्स। आपको समझाया जाता है हमेशा डेमोन्स्ट्रेट करके। तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का सिंपल सा मीनिंग है,
डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होता है आपको समझना पड़ेगा कि डेमोन्स्ट्रेटिव क्या होता है। देखिए अब फोर्थ वाले में डेमोन्स्ट्रेटिव के बारे में बात करते हैं। डेमोन्स्ट्रेटिव डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, राइट, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होता है? अब दिस इज माय पेंसिल मैंने लिखा, दिस इज माय पेंसिल, तो ये हो गया दिस। इसी तरीके से दैट इज योर वॉच, तो ये होगा दैट इज योर वॉच। तो दैट इज योर वॉच मतलब ये दैट हो गया आपका। इसी तरीके से दीज आर योर बुक्स, ये हो गया दीज आर योर बुक्स, ये दीज हो गया। इसी तरीके से दोज आर रॉक्स, तो ये हो गया दोज आर रॉक्स। दोज आर रॉक्स, दीज आर योर बुक्स, दैट इज योर वॉच। तो ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, बता रहे हैं ना दिस इज योर वीडियो लेक्चर, दिस इज योर वीडियो लेक्चर, इससे आपका सिलेक्शन होगा। दिस इज अ गदर बैच, डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए यूज कर रहे हैं ना, तो यही होगा आपका डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। तो आपको समझ आ चुका होगा कि डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होता है। तो यहाँ पे हमने चार चीजों के बारे में बहुत अच्छी तरीके से समझ लिया है। अब बारी है इंडेफिनिट प्रोनाउन को समझने की, और यकीन मानिए बहुत ही अच्छी तरीके से इजी लैंग्वेज में छोटे छोटे सेंटेंसेस के साथ में प्रोनाउन को मैं यूं ही क्लियर कर दूंगा, और जो क्वेश्चंस होंगे आप उन क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर पाओगे, समझ पाओगे कि एक्चुअल में क्या है। अगर आप बोलेंगे ना कि इंग्लिश की अलग से वीडियोस की शुरुआत की जाए, एक अलग सीरीज लेकर के आओ सर आप इंग्लिश में, बिल्कुल मैं लेके आऊंगा। नाउन प्रोनाउन और उनका लेवल बिल्कुल बेसिक से हाई तक ले जाऊंगा, ताकि आगे चल करके कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में अगर आप पार्टिसिपेट करोगे तो आपको वहां पे हेल्प मिलेगी, राइट। चलिए अभी तो हम आगे बढ़ेंगे और इंडेफिनिट प्रोनाउन के बारे में समझने की कोशिश करेंगे, राइट। बहुत अच्छा लगता है, आप लोग बहुत प्यार देते हैं मुझे। इंडेफिनिट प्रोनाउन क्या होता है? इंडेफिनिट प्रोनाउन बहुत सिंपल है यार, इसको समझना। इंडेफिनिट नाम से ही पता चल रहा है, इंडेफिनिट मतलब पता ही नहीं है, कुछ अनिश्चय है जिसमें, इसको कहते हैं अनिश्चित, जिसके बारे में कुछ भी। डेफिनेट का मतलब होता है आपको पता हो निश्चित वो चीज होगी, और इंडेफिनिट का मतलब पता नहीं है क्या होगा। जैसे somebody, someone, nobody, some, इस तरीके का वर्ड यूज करते हैं। अब इसको एग्जांपल्स में बताता हूँ। जैसे somebody has taken my bag, somebody somebody has taken somebody has taken my bag, my bag। तो ये somebody क्या है? एक तरीके का इंडेफिनिट प्रोनाउन है। इसी तरीके से nobody will nobody मतलब पता नहीं है वो कौन है, nobody will like it, will like it, इसमें भी हमें पता नहीं। इसी तरीके से सम आर ब्रॉन ग्रेट, कुछ लोग बिल्कुल ग्रेट ही पैदा होते हैं। सम आर बॉर्न ग्रेट, राइट। तो आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। ये जो एग्जांपल्स मैंने आपको बताया, सम, नोबडी, समवन, वन, ये जो वर्ड्स हैं वो इंडेफिनिट प्रोनाउन के वर्ड्स हैं। तो इस तरीके से आप इन इंडेफिनिट प्रोनाउन को अच्छी तरीके से आप समझ सकते हो। आगे बढ़ते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन क्या होता है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे, और डिस्ट्रीब्यूटिव को इजीली आप समझ पाएंगे। इंडेफिनिट मैंने आपको डिस्कस कर दिया, अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन क्या होता है इसको डिटेल में हम समझते हैं। देखिए डिस्ट्रीब्यूटिव नाम से पता चल रहा है, हम क्लास के अंदर जाते हैं ना, हमारा बर्थडे होता है तो हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। क्या डिस्ट्रीब्यूट करते हैं? चॉकलेट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। मैडम क्या बोलती हैं? यू स्टॉप, कीप क्वाइट। हाँ यू, आपका बर्थडे है ना, प्लीज डिस्ट्रीब्यूट द चॉकलेट ईच एंड एवरी स्टूडेंट। ईच और एवरी का यूज किया जा रहा है, नाइदर नॉर, ना तो ये ना तो वो डिस्ट्रीब्यूशन में यूज करते हैं। यही तो वर्ड है यार, समझना है आपको। प्रैक्टिकली जब आप कनेक्ट करते हो ना चीजों को, अपनी पढ़ाई को रिलेट करके पढ़ते हो तो चीजें समझ नहीं। ऐसा नहीं कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन आर दोज वर्ड्स व्हिच यूज द, ये रटना नहीं है आपको, समझना है। समझोगे तब जाकर के आपको चीजें समझ आएंगी। ऐसा नहीं कि आपने रट लिया कि डिस्ट्रीब्यूट प्रोनाउंस आर दोज प्रोनाउंस which used for distribution some things like either, each, neither, every, ऐसा रटना नहीं है, समझना है। समझोगे तो चीजें क्लियरली समझ आएंगी आपके दिमाग में, राइट।
तो चलिए कुछ एग्जांपल्स दिखाता हूँ और कुछ एग्जांपल्स लिखूंगा, आप भी साथ साथ कॉपी में नोट डाउन करिएगा। बहुत अच्छे बच्चे हो आप, साथ साथ पढ़ते हो, नोट डाउन करते हो, बहुत अच्छा लगता है मुझे। चलिए आगे बढ़ते हैं और हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के। तो कैसे होंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के? आइदर ऑफ गर्ल्स कैन डांस, आइदर, आइदर ऑफ द गर्ल्स, गर्ल्स कैन डांस, राइट। इसी तरीके से ईच ऑफ अस, ईच ऑफ अस डिड द वर्क, डिड द वर्क, राइट। ये अस लिखा हुआ, ईच ऑफ द अस, ये ईच हो गया, आइदर हो गया। इसी तरीके से कह सकते हो एवरी सिटीजन शुड वर्क हार्ड, एवरी सिटीजन, सिटीजन शुड वर्क, शुड वर्क हार्ड। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि ये एवरी हो गया, ईच हो गया, आइदर हो गया। इसी तरीके से नाइदर के जो सेंटेंसेस होते हैं तो आपको पढ़ करके समझ में आ जाएगा। ईच एवरी, ईच एंड एवरी, आइदर एंड नाइदर, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के एग्जांपल्स हैं। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन भी आपको समझ आ चुका होगा। अब हम बात करते हैं इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव का मतलब होता है क्वेश्चन। आप क्वेश्चन पूछते हैं, हु आर यू, एक्सप्लेन, व्हाट इज योर नेम, कमेंट बॉक्स में बताओ, विन विच सिटी यू बिलोंग, कौन सी सिटी से बिलोंग करते हो, राइट। तो आपको बताना है। अब क्वेश्चन मैं पूछता हूँ आपसे ही, अब इसी तरीके से आपको समझना होगा। व्हाट इज योर नेम, कमेंट बॉक्स में बताएं अपना नाम। ये क्या हो गया, व्हाट मैंने पूछा, ये क्वेश्चन पूछ रहा हूं ना मैं, तो ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होगा। इसी तरीके से अगर मैं आपसे पूछता हूं कि हु आर यू, आप कौन है भाई, हु आर यू, तो यू आर स्टूडेंट्स ऑफ गदर बैच, आपको लिखना है यू आर द स्टूडेंट ऑफ गदर बैच, सिंपल। इसका आंसर ये हो सकता है विच इज योर बैच, या विच इज योर पर्स, कौन सा पर्स आपका है, विच इज योर पर्स। तो आप समझ जाओगे कि विच इज योर सिटी, आपकी सिटी कौन सी है। चलिए पर्स ना छोड़कर सिटी पूछ लेते हैं, मजा आ जाएगा। विच इज योर सिटी, कमेंट बॉक्स में बताना इन तीनों के आंसर, नेम, आप कौन है और किस सिटी से बिलोंग करते हैं। तो आप देख पा रहे हो व्हाट, हु, विच, हुज। अगर इस तरीके के सेंटेंसेस जो वर्ड्स होते हैं सेंटेंसेस के अंदर, उनको कहा जाता है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। ये भी आपको समझ आ चुका होगा। अब हम रिलेटिव प्रोनाउन के बारे में बात करते हैं। रिलेटिव का मतलब क्या होता है, जो दो सेंटेंसेस को रिलेट कर दे, दो सेंटेंसेस को जो जोड़ दो, जो प्रोनाउन जो अपने से पहले जो नाउन आता है उसका रिलेशन बताता है। आप उसका रिलेशन कैसे बताएगा, कुछ इस तरीके से बताएगा, द स्कूटर, द स्कूटर, द स्कूटर which I bought, the scooter which I bought is new, the scooter which I bought is new। क्या हो जाएगा, द स्कूटर विच आई बॉट इज न्यू। बहुत सिंपल है पहला क्वेश्चन। दूसरा, दिस इज द मैन, दिस इज द मैन, दिस इज द मैन हु हेल्प्ड मी, हु हेल्प्ड, हेल्प मी। तो हु जो वर्ड है वो होगा आपका एक वर्ड जो रिलेट कर रहा है। एक तरीके से ये क्वेश्चन वर्ड ही होते हैं अगर आप स्टार्टिंग में देखें तो, लेकिन अगर ये सेंटेंसेस के बीच में आते हैं और पहले वाले नाउन से रिलेशन को बताते हैं। यहाँ पे स्कूटर नाउन है, तो ये वो स्कूटर है जिसको, वही जो नया स्कूटर जो मैंने खरीदा था, आई बॉट न्यू, जो मैंने नया खरीदा। दिस इज द मैन, यही वो व्यक्ति है जिसने मदद करी, हु हेल्प्ड मी, जिसने मेरी मदद की। तो इस तरीके से आप चीजों को आसानी से, इजीली समझ सकते हैं कि पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है, हमने डिस्कस किया। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है, एम्फेटिक प्रोनाउन क्या होता है, डेमोन्स्ट्रेटिव क्या होता है, इंडेफिनिट क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव क्या होता है, इंट्रोगेटिव क्या होता है और रिलेटिव क्या होता है। देखिए
अगर आप मुझसे पूछेंगे कि सर आपने क्या समझा, तो इसको फटाफट मैं रिवीजन कराता हूँ ताकि आपको चीज़ें समझ में आएंगी कि पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है, रिफ्लेक्सिव क्या होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पर्सनल प्रोनाउन की। पर्सनल प्रोनाउन में अगर फटाफट बहुत फास्ट वे में रिवीजन कराऊं तो इसके अंदर तीन कैटेगरी होती है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन की। जो बोलता है फर्स्ट पर्सन, जो सुनता है वो सेकंड पर्सन, जो जिसके बारे में बात होती है वो थर्ड पर्सन। और इसके अंदर जितने भी प्रोनाउंस के जो वर्ड्स आते हैं, चाहे वो आई हो, मी हो, माइन हो, वी हो, अस हो, ये सारे के सारे इस कैटेगरी के अंदर आते हैं, जिसको हम पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। दूसरी चीज आ जाती है रिफ्लेक्सिव। ऐसा ऐसा प्रोनाउन जिसका इफेक्ट सेंटेंस में पड़ता है, जो उसके नाउन पे ही पड़ता है, जो उसके सब्जेक्ट पे ही पड़ता है, काम करने वाले सब्जेक्ट के ऊपर पड़ता है, और ऑब्जेक्ट के जगह पे सेल्फ आता है या फिर सेल्व्स आता है। इससे हम पकड़ पाएंगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को। ये बेसिक्स ध्यान रखना है आप। इसके अलावा एम्फेटिक है तो रिफ्लेक्सिव के जैसा ही, लेकिन जस्ट सब्जेक्ट के बाद में, जैसे आई के जस्ट बाद में माई सेल्फ आ गया ना, तो इसमें भी वही वर्ड होते हैं, लेकिन ये जस्ट सब्जेक्ट के बाद में होते हैं। इसको हम एम्फेटिक प्रोनाउन कहते हैं, जो किसी चीज पे जोर देने के लिए यूज किया जाता है, बल देने के लिए यूज किया जाता है। इसी तरीके से अगर हम आगे बढ़ें, डेमोन्स्ट्रेटिव, ये यूज किया जाता है किसी चीज को बताने के लिए, दिस इज योर पेन, दैट इज माई चेयर, राइट। तो दिस दैट का यूज करते हैं, वो डेमोन्स्ट्रेटिव होता है। इसी तरीके से आता है इंडेफिनिट, जिसके बारे में पता नहीं होता है, समवन, नो वन, एनीबडी, इसमें हम यूज करते हैं समवन, समबडी, ये हमारा इंडेफिनिट होता है। इसी तरीके से डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब डिस्ट्रीब्यूट करना किसी चीज को, ईच एंड एवरी, आइदर, नाइदर, ये जो वर्ड्स होते हैं वो डिस्ट्रीब्यूटिव के अंदर आते हैं। क्वेश्चन जिसमें पूछे जाते हैं वो इंट्रोगेटिव होते हैं, जैसे व्हाट इज योर नेम, विच इज योर सिटी, एंड विच इज योर बैच, राइट। और इस तरीके के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हु आर यू, दैट इज ए इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। और इसके साथ साथ अगर रिलेटिव प्रोनाउन की बात करें, तो पहले वाले नाउन के साथ जो रिलेशन होता है, जैसे कि वही वो व्यक्ति है जिसने मेरी मदद करी, राइट। तो दिस इज द मैन हु हेल्प मी, या एक और सेंटेंस, दिस इज द कोट आई बॉट 2 मंथ बिफोर, जो 2 महीने पहले मैंने खरीदी। तो इस तरीके से आप कह सकते हो कि यही वो कोट है जो मैंने कल खरीदी, परसों खरीदी। तो जो सेंटेंसेस को कनेक्ट करता है, जैसे विच हो गया, हु हो गया, whom हो गया, इस तरीके के वर्ड्स को हम रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं। तो आई होप कि प्रोनाउन का जो पूरा कॉन्सेप्ट है, इसमें रिवीजन भी मैंने करा दिया आपको बहुत अच्छी तरीके से, टाइप्स को भी बता दिए हैं। अगर आपने वीडियोस को ध्यान से देखा है ना, तो कोई डाउट नहीं रहने वाला। अब हम बात करेंगे, इस प्रोनाउन को समझने के बाद आपकी असली परीक्षा होने वाली है। और परीक्षा होने के बाद मैं कमेंट में पूछूंगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही जाते हैं, आप बताते क्यों नहीं हैं, राइट। आप कमेंट में बताया करें कि आपके कितने क्वेश्चंस सही गए हैं, राइट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, और क्वेश्चंस के बारे में बात होगी जो कि हमारे इस प्रोनाउन से रिलेटेड होंगे, राइट। और प्रोनाउन में अगर हम बताऊं तो पर्सनल प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ये सारे हम कवर कर चुके हैं, एम्फेटिक, डेमोन्स्ट्रेटिव, इंट्रोगेटिव और रिलेटिव, राइट। अब क्वेश्चंस के बारे में बात है कि क्वेश्चंस का क्या सीन है। पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि रमेश मेट, क्या होगा, हिम ऑन द वे, बिल्कुल, हिम ऑन द वे। ही नाम से ही पता चल रहा है, शी होगा नहीं, ही हिज होगा नहीं, तो ही एक वर्ड है जो कि आप कह सकते हो कि रमेश मेट हिम, उससे मिला। तो ये हो गया करेक्ट वर्ड। डेली गोज टू द टेम्पल, सी डेली गोज टू द टेम्पल हो सकता है, या फिर हर डेली नहीं हो सकता, सी ही होगा, राइट। सी, ये तो हमारे ऑब्जेक्टिव केसेस में आते हैं, हमने बताया है नॉमिनेटिव, ऑब्जेक्टिव और पॉसेसिव केसेस। तो सी डेली गोज टू टेम्पल। इसी तरीके से माई ब्रदर आर नॉट होम परहैप्स डैश आई हैव टू, माई ब्रदर्स आर नॉट एट होम, मेरे जो भाई हैं वो घर पे नहीं है, तो परहैप्स शायद वी हैव गॉन टू मार्केट, या दे हैव गॉन टू मार्केट, हो सकता है कि वे मार्केट गए हों, वे मार्केट जा चुके हैं, हो सकता है। तो दे यूज होगा यहाँ। आप समझ पा रहे हैं, प्रोनाउन अगर क्लियर होंगे ना, तो सेंटेंसेस को आप इजीली समझ पाएंगे, जो कि बहुत आसान है समझना। आगे बढ़ते हैं। आर आवर प्रॉब्लम्स, आर का यूज करा गया, दीज आर आवर प्रॉब्लम्स। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर सेकंड है
वो करेक्ट है। दीज आर आवर प्रॉब्लम्स, ये हमारी समस्याएं हैं। समस्याएं क्या हो सकती हैं, आप शेयर नहीं करते हो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, राइट। कोई बात नहीं, दो लोगों को भी अगर ये फ़ायदेमंद हो रहा है ना, तभी भी ये सीरीज चलती रहेगी, याद रखना आप लोग। और यकीन मानिए जिस दिन आपका सिलेक्शन होगा उससे ज़्यादा खुशी मेरे लिए कुछ भी नहीं हो सकती। चलिए फिफ्थ क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। वॉज आवर दैट वॉज आवर बुक्स, डॉग्स, हाउसेस या हाउस। तो क्या होगा करेक्ट, दैट वॉज आवर हाउस, वो हमारा घर था, हमारा घर था, राइट। तो हाउस होगा, हाउसेस नहीं हो, बहुत सारे घर नहीं, हमारा घर था। ही कुड नॉट कैट, he could not catch something या फिर anything nothing somebody, क्या होगा, ये होगा anything। he couldn't catch anything, catch होगा, catch, CATCH है, catch anything। सेंटेंस थोड़ा अधूरा है, टाइपिंग में मिस्टेक्स हो जाती है यार। डैश हैज रीड दैट नॉवल, एवरीबडी होगा या फ्यू होगा, लिटिल होगा, मेनी होगा, पता नहीं है, इन मतलब इनडेफिनिट प्रोनाउन का ये एग्जांपल हो सकता है। तो क्या है यहाँ पे, एवरीबडी हैज रीड दैट नोवेल, सबने इस नोवेल को पढ़ा, एवरीबडी, हर कोई पढ़ चुका है इस नोवेल को। द बॉय lost money but everything helped him, nobody helped him, something helped him, much helped him। क्या होगा यहाँ पे, उस बच्चे ने पैसे खो दिए लेकिन किसी ने, nobody helped him, किसी ने उसकी मदद नहीं करी, किसी ने उसकी मदद नहीं करी। तो ये एट क्वेश्चन था हमारा। दीज टॉयज आर माइन या अस या मी या माय, ये जो टॉयज हैं वो मेरे हैं, तो माइन होगा यहाँ पे। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। इसी तरीके से अगर हम अगले क्वेश्चन की तरह मूव करते हैं तो आपको चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से समझ आएंगी और आप इन चीज़ों को आसानी से समझ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 को देखिए। ओल्ड पेन इज योर्स, आवर्स, माई एंड देयर, क्या होगा यहाँ पे, तो आप कह सकते हो कि योर्स, दिस ओल्ड पेन इज योर्स, आपके हैं पेन वो। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 के बारे में बात करते हैं कि क्या दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर। आई शॉ डैश इन द मिरर, मैंने मिरर में देखा, क्या देखा भाई, आपने क्या देखा, तो आई शॉ माई सेल्फ इन द मिरर, माई सेल्फ, आई सॉ माई सेल्फ, मैंने अपने आप को मिरर में देखा। ये कौन सा होगा, ये इम्फेटिक है या फिर इम्फेटिक है या फिर इम्फेटिक के अलावा जो हमने पढ़ा था रिफ्लेक्सिव, कौन सा था ये, तो ये रिफ्लेक्सिव था, लेकिन ये जो है ना ये एम्फेटिक है। दे, दे के बाद themselves शुड टेक द कार, वजन दे रहे हैं ना, एम्फेटिक है, ये पॉसेसिव प्रोनाउन भी इसको कहते हैं। यू एंड ही विल हेल्प, आप और वो, विल हेल्प, वो मदद करेंगे, किसकी, हिमसेल्फ, योर सेल्फ और सेल्फ माई सेल्फ, तो आप कह सकते हो योर सेल्फ, यू एंड ही विल, वो आपकी मदद करेंगे, योर सेल्फ। योर सेल्फ कौन सा है ये रिफ्लेक्सिव, इसका रिफ्लेक्शन आ रहा है इस सब्जेक्ट के ऊपर। इसी तरीके से 14th क्वेश्चन है, डैश वांटेड टू बीट अस, तो क्वेश्चन नंबर who wanted to beat us, sorry, beat us, who wanted, क्वेश्चन पूछ रहे हैं ना, तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन ये कहलाएगा क्वेश्चन नंबर 14th वाला, और यहाँ पे who आने वाला है। अगर आपने ध्यान से पढ़ा है ना कॉन्सेप्ट्स, तो यकीन मानिए क्वेश्चन बहुत आसान है, इजीली आप सॉल्व कर पाएंगे क्वेश्चंस को प्रोनाउन से रिलेटेड। डैश इज द रीडिंग इन द बुक, विच होगा या वॉट होगा या हु होगा या हुज होगा, तो आप कह सकते हो कि यहाँ पे जो ऑप्शन होगा ना, वॉट इज ही रीडिंग इन द बुक, वॉट, वो क्या पढ़ रहा है बुक के अंदर, तो ही, वॉट इज ही रीडिंग इन द बुक, तो वॉट होगा यहाँ पे। इसी तरीके से अगर हम आगे बढ़ते हैं कि ही रोट सम सेंटेंसेस बट आई डिडंट रीड, उसने कुछ सेंटेंसेस लिखे बट मैंने नहीं पढ़ा उन्हें, देम या इट या दे या दस, तो ये होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, देम, मैंने उन्हें नहीं पढ़ा, देम का मतलब होता है उन्हें, राइट, आई डिडंट रीड देम। क्वेश्चन नंबर
16 के बाद बारी आती है क्वेश्चन नंबर 17 की। डैश इज राइटिंग हिज नेम। हु इज राइटिंग हिज नेम, कौन जो हो लिख रहा है। ऑल इज राइटिंग हिज नेम, या सम इज राइटिंग हिज नेम, या एवरीबडी इज राइटिंग हिज नेम, क्या होगा। दैट इज ऑप्शन नंबर सी, एवरीबडी इज राइटिंग हिज नेम। हर कोई उसका नाम लिख रहा है। कोई क्वेश्चन नहीं पूछ रहे हैं, सम नहीं होगा, ऑल नहीं होगा, ऑल आर होता है ना, हु इज राइट दिस नेम, ऐसा क्वेश्चन पूछते, लेकिन एवरीबडी इज राइटिंग हिज नेम। डैश क्वेश्चन नंबर 18 में लिखा हुआ है डैश हैव द टीचर बेटन। हु हैव, या व्हाट हैव, या विच हैव, या हु हैव, क्या होगा यहाँ पे। देखिए हु हैव, हुम, किसे, किसी टीचर मार चुकी है, तो हु हैव द टीचर बेटन। 19 क्वेश्चन है डैश इज अ हैप्पी विथ हिम। तो यहाँ पे आप कह सकते हो कि नोबडी इज हैप्पी विथ हिम, उसके साथ कोई भी खुश नहीं है। नोबडी इज हैप्पी विथ हिम। क्वेश्चन नंबर 20, वी हैव सॉल्व आवर सम्स। हैव यू सॉल्व, हम अपने सम्स जो हैं उसको सॉल्व कर चुके हैं। हैव यू सॉल्व देम, हर या माइन या आवर्स, योर्स। हैव यू सॉल्व योर्स, क्या आपने अपने सॉल्व करे। तो क्वेश्चन नंबर जो 20 है उसका ऑप्शन नंबर बी वाला जो है वो करेक्ट। इसी तरीके से जो 21st वाला है कि ही इज फॉर पोएट डैश इज फॉर लॉयन। तो ही होगा, शी होगा, इट होगा, या फिर दे होगा। तो आप कह सकते हो कि ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट होगा, बिकॉज ही इज अ फॉर पोएट, इट इज फॉर लॉयन, राइट, इट इज फॉर लॉयन। तो 21st का सी वाला ऑप्शन होगा। इसी तरीके से अगर हम 22nd के बारे में बात करें, वी इज द प्लूरल ऑफ आई एंड डैश लिखा हुआ, फिर उसके बाद इज द प्लूरल ऑफ इट। तो क्या होगा, आई, वी इज द प्लूरल ऑफ आई, आई का प्लूरल वी है, तो इट का प्लूरल क्या होगा। इट का प्लूरल होगा दे, दे का दे होगा, दे इज द प्लूरल ऑफ इट, राइट। थोड़ा ऑप्शंस इसमें दूसरे होने चाहिए, इट का कुछ और होता है, बट ठीक है, दे यहाँ पे अप्रोप्रिएट लग रहा है तो दे पे हम क्लिक कर सकते हैं, सही कर सकते हैं उसको, सही कह सकते हैं। 23rd वाला क्वेश्चन दिया हुआ है, हिमसेल्फ इज फॉर ही। सो दे के बाद क्या होगा, देम सेल्फ। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, करेक्टली आपको पता चल रहा है। सॉरी, देम सेल्फ, देम सेल्फ नहीं होता यार, देम सेल्व्स होता है, सॉरी सॉरी सॉरी, देम सेल्व्स होता है, सेल्फ नहीं होता, देम सेल्व्स होता है, हमेशा ध्यान रखना है, VES लगा होता है प्लूरल में। हु इज फॉर द मैन एंड विच इज फॉर, हु इज फॉर द मैन क्वेश्चन नंबर 24 में कि विच इज फॉर द कार। ये हु इज फॉर मैन, तो विच किसके लिए यूज होगा, कार के लिए होता है। विच जो वर्ड्स होते हैं ना हमेशा ऑब्जेक्ट के लिए यूज होते हैं, किसी पर्सन के लिए नहीं होते। जैसे यहाँ पे टीचर एक पर्सन है, मदर एक पर्सन है, बॉय भी एक पर्सन होगा, बट कार एक पर्सन नहीं होते। यहाँ पे विच का यूज करेंगे। आवो इज फॉर वी, सो ही का क्या होगा, आवर्स, वी का आवर्स होता है ना, तो ही का क्या होगा, ही का, ही का क्या होगा, आपको इजीली समझ में आ जाएगा, हिज होगा, ही का हिज होता है, राइट। तो इज अ करेक्ट ऑप्शन, राइट। तो आपको समझ में आ रही होंगी चीज़ें, और आई होप कि जो चीज़ें हैं वो आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझ भी आई होगी। और आगे की वीडियो लेक्चर्स में हम डिस्कस करेंगे करेक्ट स्पेलिंग के बारे में। कुछ मैं कोशिश करूंगा कि कंफ्यूजिंग वर्ड्स को भी रख लूँ साथ में, ताकि आप और प्रैक्टिस कर पाएँ। ये बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, आने वाला जो 12 चैप्टर है, बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है, कुछ ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं, लेकिन हाँ फिर भी मैं कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा ताकि आप एक ये टॉपिक्स क्लियर हो जाएगा। वैसे हमने कर चुके हैं ये टॉपिक्स, अगर आपको ध्यान हो तो पहले भी मिस स्पेल्ट में, लेकिन करेक्ट स्पेलिंग और मिस स्पेल्ट आप बोले या फिर कंफ्यूजिंग वर्ड बोले, सारे उसी में कवर हो जाते हैं वो कैब वाले सेक्शंस के अंदर। बट फिर भी हम एक बार करेंगे क्वेश्चंस को। सो आई होप कि चीज़ें आपको पसंद आई होंगी। अगर आपको लगता है कि फिर भी कोई डाउट है या किसी भी तरीके की कोई भी समस्या है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे बैचेस को भी ज्वाइन कर सकते हैं। बैचेस को ज्वाइन करना बहुत सिंपल है, आपको लिखना होता है ज्वाइन, और जो भी बैच चल रहा होता है उस बैच का नाम, गदर आपने लिखा, आपको अपना नाम लिखना होता है, और व्हाट्सएप पे सबसे पहले तो आप मैसेज करिए 8770077431, बस
मैसेज करेंगे, ऑलरेडी जो भी चीज़ वहाँ पे पूछी जाएंगी आप ऑलरेडी वहाँ पे अपने आंसर्स को दे सकते हैं। सो आई होप कि जो चीज़ें हैं वो आपको पसंद आई होंगी। सो थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर गिविंग योर प्रीसियस टाइम एट द लास्ट। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच।